क्लास 12th भूगोल विषय का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का शुरुआत हो चुका है। आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? तब ब्लास का है। निम्न में से किस विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो अमूलवादी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? तो ऑस्ट्रेलिया। अमर्त्य सेन ने विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम किस ध्येय को कहा था? तो स्वतंत्रताओं में वृद्धि। किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो आधारभूत आवश्यकता उपागम। विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया है? तो भूटान। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग ऋतु प्रवास नहीं करती है? तो मुंडा। प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ट्यूलिप फूल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो बेल्जियम। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग। किस महाद्वीप में जनसंख्या का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? यूरोप। चैनल टनल जोड़ता है तो पेरिस और लंदन को। रेशम मार्ग किसको जोड़ता है? तो चीन भारत को। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या 2017 नगरों में निवास करती है? तो 54%। वर्तमान विश्व में कितने मेगा सिटी है? 31। भारत के अधिकांश मिलियन सिटी में लगभग कितने प्रतिशत लोग अवैध बस्तियों में रहते हैं? 25%। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा नगर की योजना किसने बनाई है? तो वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पतन। भारत में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1923। कोंकण रेलवे किन दो शहर को जोड़ता है? तो रोहा और मंगलौर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो NH7। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस जलाशय में हुई है? तो हरिके बांध। भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहां और कब स्थापित की गई? तो मुंबई 1854। विश्व में सबसे अधिक चीनी उत्पादन वाला देश कौन सा है? भारत। काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य पर शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो काम और रोजगार। भारत में सबसे बड़ी भाषाई परिवार कौन सी है? आर्य। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन कॉफी का प्रकार नहीं है? तो नरमा। केरल की समुद्री तट में कौन सी खनिज पाई जाती है? थोरियम। यहाँ से खंड बी है, मतलब आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती। विश्व की जनसंख्या 5 अरब से 6 अरब होने में कितना वर्ष लगा? 12 साल। पनामा नहर का निर्माण किस देश ने किया था? तो देश अमेरिका। व्यक्ति गोएथल्स 1914। झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र का क्या नाम है? झरिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन दो स्थानों को जोड़ता है? गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद। एशिया के सबसे बड़े गंदी बस्ती स्लम का क्या नाम है? तो धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र भारत में एक उपनगर है। इसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक माना जाता है। धारावी का क्षेत्रफल 2.39 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.92 वर्ग मील 590 एकड़ में थोड़ा अधिक है और लगभग जनसंख्या लगभग 1 लाख है। रूहर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, मुख्य श्रमिक एवं सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है? तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, मुख्य श्रमिक होता है। जबकि सीमांत श्रमिक
वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 से कम दिन काम करता है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक तथा अपकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जिनके कारण लोग अपना निवास स्थान, उद्गम स्थान छोड़ते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, मूलभूत सुविधाओं का अभाव आदि। अपकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो विभिन्न स्थान के लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर आदि। भारत के 3 कृषि ऋतु को उदाहरण सहित वर्णन करें तो खरीफ की फसलें जुलाई अक्टूबर में, कटाई सितंबर से अक्टूबर में, उर्फ मानसूनी फसलें हैं। ऐसी फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उदाहरण चावल, ज्वार, मक्का, चाय, रबड़, कॉफी, ग्वार, तिल, अनाज जैसे अरहर दाल, बाजरा, सोयाबीन, कपास, तिलहन आदि। रबी की फसलें में है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच बुआई करें, कटाई फरवरी से अप्रैल में, उर्फ सर्दी के मौसम की फसलें हैं। वृद्धि के लिए ठंडा मौसम चाहिए, कम पानी चाहिए, उदाहरण में है गेहूं, जई, जौ, दालें, अनाज, तिलहन, अलसी आदि। जायदा फसलें तो मार्च और जून के बीच, खरीफ और रबी के बीच बुआई। विकास के लिए गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है और फूल आने के लिए दिन की लंबाई की आवश्यकता होती है, उदाहरण मौसमी फल और सब्जियां। फिर है जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो जल संभरण प्रबंधन पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संवर्धन, विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। 12 है कोंकण रेलवे के बारे में वर्णन करें। तो कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्य राजधानी मुंबई और मंगलौर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। 736 किलोमीटर लंबी इस लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर पार बहती नदियां, गहरी घाटियां और आसमान छूते हुए पहाड़ हैं। 13 है स्थान एवं स्थिति के मध्य अंतर बताएं। तो स्थान का संबंध उस भूभाग से जहां मानव बस्ती बनाकर रहते हैं, साथ ही वे अनेक जीवनोपयोगी क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, जबकि स्थिति का संबंध उन भौगोलिक व पर्यावरणीय दशाओं के अलावा समीपस्थ बस्तियों से है जिससे एक बस्ती प्रभावित होती है। स्वेज नहर, तो स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोला गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर के तेवकिफ बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको तो ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, इसको हम बढ़ा कर दिखा देंगे आपको। अब देख लीजिएगा, भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में बताएं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बढ़िया से इसको कर लेना है। तो भारतीय कृषि की क्या क्या समस्या है? तो यहाँ पहला समस्या है आपका सिंचाई के अस्थायी साधनों का अभाव। आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा। तो सिंचाई का स्थायी साधनों का अभाव है, इसका डिटेल आप देख लीजिए। दूसरा है वित्त का अभाव, ये कृषि की समस्या है, वित्त का अभाव। तीसरा है परंपरागत दृष्टिकोण, मतलब पुराना तकनीक से खेती बाड़ी होता है। छोटे तथा बिखरी जोते, ये भी एक समस्या है। शोषण कृषि संबंध, व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत के जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रावस्थाओं का वर्णन करें। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रस्ताव जो 1901 से 2001 के मध्य भारत में हुई जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित 4 प्रस्तावों के अंतर्गत रखा जाता है। पहला है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, इसका आप डिटेल देख सकते हैं। दूसरा है उच्च जन्म दर व घटती मृत्यु दर। 1921 से 51, यहाँ बीच में डैश छूटा हुआ है, यहाँ पर आपका यहाँ डैश हो जाएगा। 1921 के बाद यहाँ डैश होगा, मतलब 1921 से 51, इस तरह लिखिएगा बच्चों। फिर है उच्च जन्म दर तथा तेजी से घटती मृत्यु दर।
और चौथा है घटती जन्म दर व घटती मृत्यु दर 1981 से 2011। 17 है झारखंड के जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग के विकास का कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आप डिटेल दे सकते हैं, ये सब लॉन्ग है, ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और ये ऑफिशियल आंसर दिया गया है बच्चों, इसलिए इसको आपको बढ़िया से कर लेना है। 18 नंबर क्वेश्चन है विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो नगरीय बस्तियों की समस्या सबसे है मलिन बस्तियों में वृद्धि होती जा रही है नगर में, नगरीय विस्तार जो है, फिर है सुगम यातायात की समस्या, प्रदूषण, अन्य समस्याएं। 19 नंबर है मानचित्र में आपको तारापुर, रावतभाटा, कलपकम, नरोरा और केंगा को दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो है आपका ये क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर है आपका, फिर है आपका रावतभाट यहाँ पर है, सबको जो जो गोल लगा हुआ है बच्चों वो वहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। फिर आपका एक यहाँ पर है, यहाँ पर और फिर यहाँ पर, इसको हम दिखा देते थोड़ा छोटा करके, आप देख सकते हैं। और देखिए तो ये मानचित्र में आपको दर्शाना है कौन चीज कहाँ पर है। तो ये भारत के परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान है जो विभिन्न जगह पर दर्शाया गया है मानचित्र पर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।